अच्छा, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आपको भी और सर। धन्यवाद धन्यवाद। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हम साइंस पढ़ेंगे, आज साइंस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमें जो गोरखा काल है और ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी वो सुनेंगे। ठीक है, और फिर हम करेंगे मौलिक अधिकार में जो हमारे आर्टिकल 25 से स्टार्ट होता है। तो ये आज हमारे आज के टॉपिक है। और दो राइटर हमने बोला था वो भी सुने जाएंगे। ठीक है, राइटर जो थे हमारे, एक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे थे राहुल सांकृत्यायन। तो दो दो राइटर यहाँ पे हमारे, चार पहले हो गए थे छायावाद के और दो आज हो जाएंगे, तो 6 राइटर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, टोटल हमारे 23 राइटर सिलेबस में है, जो हमें केवल कनिष्ठ सहायक में नहीं है, बाकी सिलेबस में वो अभी रहेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले जो है पोर्शन हम लेते हैं सुनने वाले। तो एक दिया था हमने गोरखा काल और दूसरा दिया था कुमाऊं कमिश्नरी वाला। ठीक है, तो सबसे पहले बताओगे, नेपाल सरकार द्वारा संगोली की संधि को ठीक है, कब स्वीकार किया गया? 4 मार्च 1816। 16। ये प्रभावी होगी जब जब से, तो तब से, यानी जब लागू हुई है। ठीक है, स्वीकार किया गया। और संधि हुई कब थी ये? संगोली की संधि 27 अप्रैल 1815। 1815 में हुई थी। कुछ जगह पे अलग अलग डेट भी है, और ये ज्यादातर जगह पे इसका 28 नवंबर है, लेकिन 28 नवंबर है सर। हाँ, 28 नवंबर की डेट सही है। 28 नवंबर 1815 और 4 मार्च को ये लागू हुई है। तो इसके लगभग याद रखना है, 4-5 महीने का गैप है, तो उससे याद रहेगा तुम्हें। 28 नवंबर 1815 और 4 मार्च 1816। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है कि गोरखों द्वारा ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया गया? कुसई। हाँ, कुशही कर लगाया गया था। ठीक है, तो गोरखा काल में कहा जाता था कि जो है ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं, है ना। यानी कि उनसे काम करवाया जा सकता है, बोझा उठवाया जा सकता है, तो कुशही कर भी लगा दिया था। और बाकी काल में ब्राह्मणों पर कर नहीं लगाए जाते थे। ठीक है, ऐसी एक दिल्ली सल्तनत में एक राजा थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। कौन थे वो? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक ने लगाया था। ठीक है, फिर है विवाह आदि के अवसर पर कौन सा कर लगाया जाता था गोरखा काल में? तो ये टीका होता था भेंट। टीका, टीका भेंट जो था। पहला गोरखा सूबेदार या प्रथम गोरखा सूबा जिसे जोगमल बोलते हैं, शाह। जुगामल जोगमल शाह। शाह, याद रखना इसको नाम। फिर है गोपेश्वर त्रिशूल लेख अशोक चल का जो है, ठीक है, वो किस वर्ष का है? गोपेश्वर का लेख 1191। 1191, 1191। यानी 12वीं सदी के अंत का पूछा जाता है तो अशोक चल का आ जाता है। ठीक है, और एक और जो आए थे उसमें बाद में 12वीं सदी की शुरुआत में भी आए थे गोरखे, है ना। तो उसमें अलग अलग कराचल तुम्हें देव। याद रखना। कराचल कराचल देव देव आते का थे। याद। हाँ, तो अगर 12वीं सदी का प्रारंभ आएगा तब कराचल देव का हमला हुआ था यहाँ पे, और 12वीं का अंत आएगा, है ना, तो आएगा अशोक चल, और 13वीं की शुरुआत आएगी तब आएगा कराचल देव। ठीक है, तो 13वीं की शुरुआत में सदी, जैसे अभी है 21वीं सदी चल रही है। राय जाति के लोगों की बहादुरी से खुश होकर गोरखा राजाओं ने उन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की थी? राय जाति के लोगों को राय ये बहादुर। सुब्बा कहलाए थे उसके बाद। ठीक है, सुब्बा की उपाधि। जी। हिंदू और भोटिया बुनकरों से लिया जाने वाला कर, बुनकरों पे ये कर लगता है कि तान पहले कर। से ही लगता है। हाँ, तान कर था ये। गोरखों का मुख्य हथियार क्या था? खुखरी। खुखरी। खुखरी इनका मुख्य हथियार है। ये शारीरिक दक्षता में सबसे अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट है रण बहादुर चंद्रिका की रचना
मौला राम ने किसके समय रण बहादुर चंद्रिका की रचना की, जिससे जो है गोरखे रण खुश हुए थे? बहादुर हाँ। ये रण बहादुर चंद्रिका उन्होंने लिखा है तो उस समय कौन था? रणजोर सिंह थापा। रणजोर थापा। नहीं, उस समय थे हस्तिदल चौतरिया के समय ये। ठीक है। गोरखों का सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है? दशहरा। हाँ, ठीक है, दसाई उत्सव या दशहरा उत्सव को ये सबसे प्रमुखता से मनाते हैं, तो इनका प्रिय त्योहार हो गया। ये किसने बोला था कि गोरखे इतना भार जनता के सिर पर थोपते थे कि किसी के सिर पर बाल भी नहीं उग पाते थे? गुमानी पंत। हाँ, तो ये गुमानी कवि का ही कथन है। ठीक है, अब चलते आगे। उत्तराखंड में गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन क्या कहलाया? गोरखियानी। गोरखंड। गोरख्याली या गोरख्याण इसको बोला गया है। गोरखाकालीन कोर्ट जो थी वो किस जिले में थी? वर्तमान के हिसाब से वो किस जिले में थी? अल्मोड़ा में थी वो। अल्मोड़ा। गोरखा काल में मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? विचारी। 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 और जो अन्य न्यायाधीश थे उन्हें सभा कहते थे, ये भी याद रखना। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है विचारी, अन्य को सभा कहा गया। हस्तिदल चौतरिया कब शहीद हुए थे? हस्तिदल चौतरिया 1815, 23 हलंग। अप्रैल को। 23 अप्रैल 1815। तो ज्यादातर तो जो टैक्स थे वो चंदों के समय से ही चल रहे थे। ठीक है, क्योंकि गोरखों के पास इतना समय भी नहीं था कि वो नई कर प्रणाली लेके आते। केवल कुछ टैक्स उन्होंने नए लगाए, जैसे ब्राह्मणों पे कुछ ही कर लगा दिया। बाकी चंदों के पहले से जो 36 कर बोले जाते हैं वो पहले से ही थे वहां पे उस क्षेत्र में। 1812 में गोरखों द्वारा एक भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया उसकी उर्वर क्षमता के हिसाब से? ये 4, था 5 5। भागों में बांटा गया। और 1812 का जो भू व्यवस्था शुरू की थी वो की थी काजी बहादुर भंडारी। ठीक है, 1812। उत्तराखंड पर हमला करने वाला, उत्तराखंड के क्षेत्र पर मतलब हमला करने वाला पहला गोरखा कौन था? गोरखा राजा। रण बहादुर अभी जो शाह। आपने बताया था 12वीं सदी के अंत में, मतलब ये प्राचीन से पूरा ही ले रहे। अच्छा। ठीक है। जी सर, हाँ, अशोक चल। तो चल आ जाएगा फिर। कौन सा राजा था जो संन्यास लेने के बाद स्वामी संत बन गया था निर्गुणानंद नाम से? रण बहादुर शाह। रण बहादुर। ठीक है, तो ये बन गए थे, संत बने थे। अच्छा, कुमाऊं पर गोरखा राज कब शुरू हुआ? 1790। 1790। 1790। गढ़वाल पर हमला कब किया गया था? 1791। 1791। 1791 लंगूरगढ़ में। ठीक है, फिर लंगूरगढ़ की संधि 1792। 1792। 92 में। किसे कुमाऊं का विभीषण कहते हैं जिसकी सहायता रण बहादुर शाह ने की थी? हर्षदेव जोशी। हरदेव जोशी को बोला जाता है, विभीषण की संज्ञा दी गई है, और जिसकी सहायता गोरखा राजा रण बहादुर ने की थी। ठीक है, तो ये 1777 में नेपाल का राजा था रण बहादुर। अच्छा, एटकिंसन ने जो बताया था कि जो हम नेपाल को कर दिया जाता था,
गढ़वाल के द्वारा कितना था वो? एटकिंसन के अनुसार था 25,000 रुपए वार्षिक दर थी। जो 1791 का हमला है और 92 में फिर संधि हो गई थी, तो उस संधि के आधार पे एटकिंसन ने माना है कि 25,000 हम वार्षिक देते थे उन्हें। अच्छा, फिर है विनाशकारी भूकंप कब आया था गढ़वाल में? 1803 1803 का भूकंप है, ठीक है। 9 तीव्रता का भूकंप है, तो इसका दर्ज किया गया। कौन से युद्ध में जिलेस्पी मारा गया था? खलंगा। खलंगा या नालागढ़ वाला। सेना में पहली बार गोरखों को शामिल किया गया, तो उस रेजिमेंट का नाम क्या था? गोरखा। ये थे मलाऊ रेजिमेंट, ठीक है। हिमाचल के मलाऊ में ऑक्टर लोनी और अमर सिंह थापा के बीच संधि हो गई थी 1815 में, तो वहीं पे पहली बार जो है गोरखों को सेना में लाया गया और उस रेजिमेंट का नाम मलाऊ रेजिमेंट रखा गया। फिर है संगोली की जो संधि थी वो किसके बीच हुई थी? गार्डनर। ये थे ब्रिटिश की ओर से ब्रेट लॉ और राजगुरु गजराज, ठीक है। तो गोरखा की ओर से थे राजगुरु गजराज और अंग्रेजों की ओर से ब्रेट्स लॉ 4 मार्च 1816 को लागू कर दी गई। अच्छा, दास बिक्री का केंद्र? हरिद्वार। कहाँ था? हरिद्वार भीमगौड़ा में बेच दिए जाते थे, ठीक है। जो लोग कोई भी टैक्स नहीं दे सकते तो उनको ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए तक में बेच दिया जाता था, ठीक है। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो हमारे कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है किसी को दास बना के बेचना? 23। हाँ, ये 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार, खरीद फरोख्त, उनसे बेगारी का काम करवाना, ये सब उसमें आएगा। किसने हर्षदेव जोशी को उत्तराखंड का विशाल व्यक्तित्व कहा था और कुमाऊं का अर्ल वार्विक कहा था? ये कहा था कैप्टन हेरसी ने, ठीक है, कैप्टन हेरसी। या फिर जागरिया ढाकरिया गोरखा काल में क्या थे? सैनिक। हाँ, सैनिक थे। न्याय किस व्यवस्था द्वारा होता था? जो सबसे चर्चित इनकी व्यवस्था है गोरखा की, वो अब आ रही है न्याय व्यवस्था, ठीक है। तो न्याय किस व्यवस्था से होता था? उसे दिव्य या दीप प्रणाली बोला जाता था। दिव्य प्रणाली या दीप प्रणाली। जैसे दिव्य या दीप हो गया कि अपने आप को प्रूव करना है तुम्हें सच्चाई पे चल के, है ना। जैसे बोलते कि भाई अंगारों पे चल के दिखाओ, तो इसमें क्या थे कि अलग अलग दीप थे, जैसे गोला दीप, ठीक है। वादी प्रतिवादी, यानी जिसने जुर्म किया है और जो इल्जाम लगा रहा है, वादी और प्रतिवादी को लोहे की गर्म सलाखें दी जाती थी और जिसका हाथ जलेगा वो क्या होगा? दोषी माना जाएगा, ठीक है। तराजू दीप में ऐसे तोला जाता था और यदि वजन बढ़ जाए तो निर्दोष मानेंगे, नहीं बढ़ेगा तो दोषी मानेंगे। तो इस प्रकार से थे, ठीक है। कढ़ाई दीप में गर्म तेल में हाथ डलवाया जाता था। तो इस प्रकार से ये 6 दीप हो गए। दिव्य सर आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। कम आ रही है आवाज? अभी ठीक है सर। अब आ रही है? हाँ, ठीक है। हो सकता है वहां पे सिग्नल कम हो, गौरव, है ना। वहां पे देखो थोड़ा, जैसे कभी किसी जगह नहीं आता थोड़ा वो चेंज करके देखो रूम। तो दिव्य प्रणाली में हमने बताया 6 प्रकार के थे इनके, ठीक है। एक हो गया गोला दीप, तराजू दीप, कढ़ाई दीप, ठीक है। कौन सा है? और जल दीप। फिर आ गया जहर दीप, वादी प्रतिवादी को जहर दिया जाएगा, जो उसमें क्या होगा, जिंदा रहेगा वो निर्दोष मान लेंगे। और लास्ट होता था मंदिर दीप, ठीक है। ये वाला ठीक था, इसमें कोई जान का जोखिम नहीं था। मंदिर का पुजारी जो है इसमें क्या करेगा, पर्ची निकालेगा, कागज उठाएगा और जिसके नाम का कागज उठा लेगा वो निर्दोष हो गया। तो इस प्रकार से क्या था कि गोरखा काल की जो न्याय व्यवस्था थी, दिव्य प्रणाली, पूरी तरह
अव्यवहारिक थी वो, है ना। चाहे कोई जुर्म करे ना करे तो हाथ तो सबका ही जलेगा, तो इस प्रकार की व्यवस्था कर दी थी कि कोई जुर्म करे या ना भी करे तो जुर्म बाहर नहीं आएगा डर के। तो ये तो इनका हो गया न्याय व्यवस्था। राजद्रोह और गौ हत्या के लिए क्या दंड था? सबसे बड़े दंड दिए जाते थे मृत्यु दंड, ठीक है। राजद्रोह यानी तुम शासन के प्रति ही वो कर रहे हो, है ना। जैसे अभी कोई अपनी आस्था पाकिस्तान के प्रति दिखाएगा और भारत के खिलाफ काम करेगा तो वो राजद्रोह हो जाएगा। तो उस समय भी होता था, गौ हत्या को भी बड़ा अपराध माना गया, तो मृत्यु दंड व्यवस्था है उसके लिए। इसके अलावा ब्राह्मण राजपूतों के हुक्के से जो तंबाकू पी लेता था उसके लिए भी मृत्यु दंड था, और व्यभिचार भी एक अपराध था। ठीक है। इनके समय एक टैक्स था सोनिया फागुन, ये क्या था? सर त्योहारों पर लगने वाला। उत्सव आदि पे था ये। ये किसने कहा था कि कितनी भी बड़ी शक्ति है अगर न्याय और नियम से खाली है, अत्याचार की बुनियाद पर है तो अधिक काल तक नहीं रह सकती। जो कि बहुत बड़े राइटर है हमारे गढ़वाल में, हरिकृष्ण रतूड़ी, ठीक है, इनका कथन है। अब आ जाते हैं कमिश्नरी पे। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। पहले कमिश्नर जो थे गार्डनर, वो कब बने थे कुमाऊं कमिश्नर? 1815। 3 मई 1815। 3 मई को 3 मई 1815 को पहले गार्ड वो बने थे एडवर्ड गार्डनर, पहले कुमाऊं कमिश्नर, ठीक है। और लगभग 9 महीने ये रहे। नेक्स्ट है एटकिंसन ने किसके काल को माँ बाप सरकार बोला था? ट्रेल। हाँ, ट्रेल यानी कि जो दूसरे कमिश्नर, याद रखना है तुम्हें, कब से कब तक जो माना जाएगा समय, ट्रेल का जो समय है वो बताओ। 1816 से 35। 1835। 1835 तक का है, बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे काम ट्रेल के द्वारा किए गए जो कि एग्जाम में भी लगातार आ रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में कमिश्नर आता है तो कौन है? रैमजे और ट्रेल, ठीक है। बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन। 80 साल बंदोबस्त कब किया गया था? 1823। 1823 का है ये, ठीक है। आबकारी विभाग की स्थापना, ये भी आ चुका है, आबकारी के पेपर में आया था 1822 है, ठीक है। पीछे की तरफ जा रहे हैं। पौड़ी जेल कब बनी थी? 1821। 1821 में, ठीक है। कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प जारी किए ट्रेल के द्वारा? 1820। 1819। कोर्ट फीस के रूप में 20 में, ठीक है। जी सर। और पटवारियों के पद सृजित किए थे 1819। 19 में, है ना। 9 पटवारी के पद। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये था स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊं। स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊं, याद रखना। तो इतनी सारी चीजें फिर याद रहेंगी। तुम्हें याद रखने के लिए फिर कोई ट्रिक बना लो, इसमें बहुत सारे काम आ जाते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं तीसरे कमिश्नर कौन थे, यानी ट्रेल के बाद? गोबान। गोबान थे। इनके समय कौन सी व्यवस्था को समाप्त किया गया? दास प्रथा। हाँ, दो इंपॉर्टेंट काम है। एक वही गोरखाओं की जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी शासन की, दिव्य प्रणाली जिससे वो न्याय करते थे, और दूसरा दास प्रथा, है ना, जो कि हरिद्वार में बताया गया कि दास बिक्री का केंद्र। तो ये दो प्रथाएं समाप्त कर दी। गोबान के समय बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ क्योंकि गोबान को अनुभवहीन और अव्यवहारिक कमिश्नर माना जाता है, ठीक है। अल्मोड़ा में थाना कब बना था? 1837। हाँ, तो कुमाऊं का पहला थाना बोलते हैं इसको, और ये क्वेश्चन भी यूके SSS पूछ चुका है, ठीक है। तो ये भी गोबान का समय हो गया 1836 से 38, और इसी के बीच ये सारा काम हो गया। चौथे कमिश्नर कौन थे? लुसिंगटन। लुशिंगटन, ठीक है। 1838 से और 48, 48। 10 साल।
लुसिंगटन के समय किसने नैनीताल की खोज की? पी पी बैरन। बैरन। पी बैरन, ठीक है, सर पीटर बैरन 1841 में। अच्छा, किस कमिश्नर की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? लुशिंगटन। लुसिंगटन की मृत्यु हुई थी। फिर है 5वें कमिश्नर कौन थे इनके बाद? बैटन। बैटन। दोनों बैटन। 8 साल के आए थे, हेलिट बैटन। और भारत के समय ये डलहौजी के बिल्कुल समकक्ष है, ठीक है। भारत में डलहौजी का काल है जिनकी हड़प नीति थी 1848 से 1856, है ना। जब पॉलिटी वाला पोर्शन हो जाएगा राज्य व्यवस्था का, उसके बाद हम फिर ये वाला शुरू कर देंगे, जैसे इतिहास का, है ना। उसके बाद भूगोल का, भारत का भूगोल। अब जैसे कनिष्ठ सहायक है तो उसमें विश्व का भूगोल वाला उन्होंने हटा दिया पूरा पोर्शन, तो फिर उसके बाद तुम्हें उसी पेपर के लिए करना है 12 तारीख के बाद कनिष्ठ सहायक में फोकस करना। जी सर। तो ये हो गया 1848 से 56 हेलिट बैटन का काल, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो है छठे कुमाऊं कमिश्नर, ये कौन थे? रैमजे। और कमिश्नर के रूप में सबसे लंबा काल भी इन्हीं का है, और बार बार एग्जाम में आ जाता है कि कब बने, ठीक है, कब तक रहे, कितने साल रहे, तो बताओ कब तक थे? 1856 से 84 थे, हाँ, 1884 तक, 84 तक। तो 28 साल का इनका, ठीक है। वैसे तो ये बहुत सारे पदों पे लगभग 44 साल तक रहे कुमाऊं में विभिन्न पदों पर, लेकिन कमिश्नर के रूप में है 28 साल का समय इनका, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं कि बहुत सारे काम इनके तराई इंप्रूवमेंट फंड कब बनाया? 1883। 1883। हेनरी रैमजे जो है वो डलहौजी के चचेरे भाई हैं, और डलहौजी का जो वास्तविक नाम था चार्ल्स एंड्रयू रैमजे है। हाँ। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन आ चुका था, किसने नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया? तो यही आ जाएगा रैमजे। रैमजे ने। फिर है मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना 1858। हाँ, बटलर के द्वारा 1858 में की गई है, ठीक है। हिल साइड सेफ्टी कमेटी, हिल साइड सेफ्टी 1867। ठीक है। तो और इसी समय वहां पे भूस्खलन हुआ था, 1867 का भूस्खलन है। और दूसरा कब आया था जो बड़ा भूस्खलन है, 151 लोग मारे गए? 1880। 1880 में, ठीक है। इस यूके ट्रिपल एससी में क्वेश्चन आ चुका है कि महान क्रांति 1857 के समय कौन थे कमिश्नर? रैमजे। रैमजे है ना। रैमजे के कारण ही क्या है, कुमाऊं का जो इलाका है पूरे उत्तराखंड का इलाका समझो क्या है, उसमें शांत रहा, कोई इसमें से यहाँ से ज्यादा घटनाएं नहीं हुई, बस कालू मेहरा का उल्लेख मिलता है ना। और उन्होंने भी वाजिद अली शाह से प्रेरणा लेके वो किया था। इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह रैमजे को बोलते हैं किंग ऑफ कुमाऊं, या मुकुट रहित राजा भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इनके बाद कमिश्नर कौन बने थे 1884-85, एक साल के लिए? फिनले। ये थे फिशर थे, फिशर, हाँ। ठीक है। क्रेजी रॉस। फिनले लास्ट में। फिर 1914 से 24 वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, 1914 से जो 24 तक रहे थे 10 साल, विडम। पर्सी विडम जो है ना, इनका नाम पूछा जाता है। अंतिम अंग्रेज जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो कौन थे? फिनले। फिनले थे वो, डब्ल्यू फिनले, जो तुमने बताया। पहले भारतीय केएल मेहता। एल मेहता। तो इसका पूरा रिवीजन हो चुका है, और कोई क्वेश्चन अगर छूट गया किस कमिश्नर के काल को स्वर्णिम युग बोलते हैं? बैटन। बैटन। बैटन का काल हो जाता है। सतोपंथ में किसने आत्महत्या को प्रतिबंधित किया था? वहां पे लोग जाके सुसाइड कर लेते थे, तो किस कमिश्नर ने लुशिंगटन। लगाया? ये ट्रेल ने, ठीक है, ट्रेल ने प्रतिबंध जी लगाया सर। था। ट्रेन से।
बाकी सारे क्वेश्चन जो है तुम्हारे आ चुके हैं। रामनगर की स्थापना, रामनगर रेल जी 1850 1850 हो जाएगा इसका। जसूली दताल को किसने दानवीर महिला बोला? जसूली दताल को रेमजे किसने दानवीर महिला, हेनरी रेमजे ने बोला था। हल्दूवानी को हल्द्वानी नाम किसने दिया? रेल 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 ने दिया था। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे ज्यादातर प्रश्न हो चुके। अब हम जो है साइंस का पोर्शन आज हमने बोला था कुछ क्वेश्चन हम साइंस के डिस्कस करेंगे। अभी तो साइंस कम ही दे रहे हैं क्योंकि सिलेबस में भी है नहीं, तो 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं अभी। और कनिष्ठ साइड से काफी आएगा, 14 नंबर का सिलेबस दिया है, ठीक है, सामान्य विज्ञान का, उसमें तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं 5-10 मिनट। सबसे पहले आता है कि एक क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है? क्यूरी, ऑप्शन ये इसमें ताप की, रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिव या एनर्जी का। तो इसमें रेडियो एक्टिव जो धर्मिता होती है, रेडियो एक्टिविटी जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी यूनिट है क्यूरी। मैडम क्यूरी के सम्मान में उनका नाम दिया गया है। फिर दाब का मात्रक, पास्कल पास्कल दाब का मात्रक हो जाता है पास्कल की। मात्रकों का जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है उसे कब लागू किया गया? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति आई थी 1971 में, ठीक है, फ्रांस से। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या है? जूल कार्य का मात्रक है जूल। तो ये भी एक साइंटिस्ट के नाम से रखा है। अच्छा, फिर है कॉमन क्वेश्चन है साइंस के, देखो ज्यादातर अभी कॉमन ही पूछते हैं, है ना? सामान्य विज्ञान है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्या नापते हैं इससे? दूरी दूरी ये दूरी है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष से बड़ी इकाई पारसेक पार्सेक हो जाएगा, 3.26, ठीक है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर हो जाएगा, याद रखना इसको। अब है रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की कार्य प्रणाली, ऑप्शन इसमें द्रव्यमान का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, संवेग संरक्षण ये संवेग का है, ठीक है, संवेग, मोमेंटम, संवेग का संरक्षण। ये सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? कोई वस्तु या पिंड विराम में है तो विराम में ही रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। न्यूटन न्यूटन का ही नियम है। ठीक है, तो न्यूटन का पहले नियम यही वाला है कि जब हम बल लगाएंगे तभी कोई वस्तु, है ना? और दूसरा जो नियम आता है उसमें क्या है, बल की परिभाषा हमें मिलती है F बराबर ma, ठीक है, यानी कोई बल जो है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। और जो न्यूटन का तीसरा लॉ है वो है क्रिया और प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया है ना, मिसाइल जितना हाँ फोर्स लगाएगी पीछे तो उसमें उतने ही धक्के से वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का हो गया। हाँ, बंदूक का उदाहरण, उसमें जो झटका लगता है पीछे, ठीक है। फिर है सर्दियों में या ज्यादा ठंड के समय जो है पानी के पाइप क्यों किस कारण से फटते हैं? ऐसा उसमें क्या होता है, जैसे पहाड़ों में भी ऐसी घटना बहुत हो जाती है क्योंकि जब पानी क्या है अंदर सर्दियों में जम जाएगा तो अंदर का पानी बर्फ बन जाएगा और बर्फ का आयतन होता है ज्यादा, है ना, तो यानी उसको ज्यादा जगह की जरूरत है। और पाइप की तो लिमिट है, पानी पहले से पूरा ही भरा था और जब ज्यादा जगह की जरूरत होगी तो वो क्या है, फट जाएगा कहीं ना कहीं से। तो बर्फ का आयतन पानी से हमेशा ज्यादा होता है, इसीलिए बोला जाता है कि फ्रीजर में क्या है पूरा पानी भर के नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा जगह छोड़ दो, है ना? कोई भी तुमने बॉटल देखी होगी उसमें स्पेस होता है उसमें, वरना उसमें ब्लास्ट भी हो सकता है, या वो क्या है पिचक जाएगी, कांच की होगी तो ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए उनको कम भरा जाता है। अच्छा, फिर है कोई एक नदी में चलता हुआ जहाज अगर समुद्र में प्रवेश करता है
ठीक है, कोई जहाज नदी में चल रहा था, अचानक समुद्र में चलने लगा, तो जहाज का जो लेवल है क्या होगा, पहले थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, या समान रहेगा? ऊपर आएगा। ऊपर आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे क्या है, नमकीन पानी होता है समुद्र का, तो घनत्व में प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए समुद्री जल में तैरना आसान होता है, उसमें डूबते नहीं है। वस्तु की मात्रा बदलने से क्या नहीं बदलेगा इनमें से? वस्तु की मात्रा बदली तो क्या नहीं बदला? ऑप्शन ए घनत्व, द्रव्यमान। द्रव्यमान, भार, आयतन। द्रव्यमान। नहीं, घनत्व नहीं बदलेगा। घनत्व यानी डेंसिटी, बाकी सब चीजें बदलेंगी। ठीक है, द्रव्यमान यानी मास जो होता है वो भी बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा, और उसकी आयतन भी बढ़ेगा, है ना। सामान जो पहले थोड़ी सी जगह में आता था, ज्यादा जगह में आएगा। केवल उसकी जो डेंसिटी है वो वही रहेगी, चाहे तुमने 2 किलो रुई ली, चाहे 50 किलो रुई ली, उसकी डेंसिटी जो थी, घनत्व यानी उसका भारीपन या हल्कापन को हम घनत्व बोलते हैं, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोई आइसबर्ग या जो बर्फ का बड़ा टुकड़ा होता है उसे हम आइसबर्ग बोलते हैं, हिमखंड, है ना, जब समुद्र में तैरता है तो उसका कितना भाग सतह से ऊपर रहता है? 1/3। ये होता है सॉरी एक सर, बटा 3/4। 1/10, यानी 10%। ठीक है, तो 90% क्या होगा, पानी के नीचे होगा। ठीक है, तुमने सुना होगा कि जो टाइटैनिक जहाज डूबा था ना, तो उसमें भी यही वाला हादसा हुआ था, बहुत बड़े आइसबर्ग से वो टकरा गया था, क्योंकि ऊपर उसका इतना कम हिस्सा होता है और वो दूर से दिखता भी नहीं है, और नीचे क्या था, वो पूरा बर्फ का एक पहाड़ जैसा तैर रहा था, और उस इतने ज्यादा वजन की चीज से जब वो जहाज टकराया तो उसमें दरार आ गई थी, फिर पानी भर गया। तो वजन के हिसाब से वो केवल 10वां हिस्सा ही ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये सामान्य नियम है, मतलब विज्ञान के। ऑटोमोबाइल्स में जो द्रव चालित ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं हम इन्हें, जैसे भारी वाहनों में वो वाले लगते हैं, है ना। जैसे हल्की गाड़ी में क्या होता है, जैसे स्कूटी है, तो स्कूटी में क्या है कि तार खींच के पहियों को रोका जा रहा है, रोकने के लिए, है ना। लेकिन जब, क्योंकि स्कूटी में एक या दो लोग होते हैं तो उनका वजन इतना है कि वो रोका जा सकता है, लेकिन ट्रक चल रहा है, अब ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, उसमें पहले से वजन भी ज्यादा है, ट्रक का अपना वजन भी ज्यादा है, फिर स्पीड की वजह से मोमेंटम बहुत तेज हो गया, तो उसका पहिया रोक के किसी वायर या उससे रोकेंगे तो वायर टूट जाएगी, तो उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक लगता है। ठीक है, द्रव चालित ब्रेक बोलते हैं उसे। तो ये कौन सा सिद्धांत है? टॉर्सेली का, पास्कल का, बर्नौली का, आर्किमिडीज का, न्यूटन का, किसका है ये? हाइड्रोलिक ब्रेक होता है पास्कल। ठीक है, याद रखना, पास्कल का सिद्धांत लगता है इसमें। नेक्स्ट है, सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा निर्माण किस प्रक्रिया से होती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीजन का निर्माण, या कोई और? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब जोड़ना, विखंडन मतलब तोड़ना, है ना। तो जो नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत होगा, अगर वो पूछा जाएगा तो क्या होगा, परमाणु बम में। ठीक है, जैसे परमाणु बम होता है तो विखंडन का सिद्धांत है, और हाइड्रोजन बम है, या जो सूर्य है, कोई भी तारा है ना, तो वो आएगा संलयन में। तो ये दोनों, उसमें अंतर हो गया, एक में विखंडन है परमाणु बम में, हाइड्रोजन बम में संलयन है। तो हाइड्रोजन बम सूर्य के समान है एक तरीके से, वो छोटा सा, उसे सूर्य कह सकते हैं हाइड्रोजन बम, तो परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक माना गया। फिर है, दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल प्रयुक्त किया जाता है इनमें से? गुरुत्वीय बल, आसंजक बल, अभिकेंद्रण बल, अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्र। ये अभिकेंद्रीय नहीं, अपकेंद्रीय होगा। ठीक है, अपकेंद्रीय बल, है ना। जैसे तुम मलाई है या वो है, उसको जब मथते हो तो क्रीम जो है वो जी धीरे सर, धीरे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेपरेशन कर रहे, तो अपकेंद्रीय बल के कारण। अभिकेंद्रीय में क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल जैसे तुमने पढ़ा होगा कि साइकिल सवार अपने आपको मोड़ पे झुका लेता है। ठीक है, केंद्र की ओर उसको झुकना पड़ेगा, जहां पे रोड का सेंटर है, अगर नहीं करेगा तो क्या है, स्पीड के कारण वो रोड से बाहर निकल जाएगा, गिर जाएगा।
तो अगर हमें मोड़ पे भी स्पीड मेंटेन रखनी है तो अपने आप को थोड़ा सा अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए झुकाना पड़ता है, तो वहां पे अभिकेंद्रीय आ जाएगा। फिर वॉशिंग मशीन का सिद्धांत इनमें से बताना है। अपकेंद्रण बोलते हैं इसको, ठीक है, वॉशिंग मशीन जो है। फिर अब ये क्वेश्चन भी काफी आता है साइंस में, जो भू स्थिर उपग्रह होता है वो कितने घंटे में घूमता है और कितनी ऊंचाई पर रहता है। ये दोनों चीज तुम्हें सभी को याद रखनी है। भू स्थिर उपग्रह जो होता है, ठीक है, वो है, देखो उससे उसको भू से बोला गया है। जैसे पृथ्वी का काल है 24 घंटे का, है ना, पृथ्वी अपनी अक्ष में 24 घंटे में घूमती है, तो भू स्थिर उपग्रह भी 24 घंटे में घूमता है और हमेशा ये एक स्थान के ऊपर है, ठीक है। जैसे ये हमारा भारत है, तो भारत ने छोड़ा सैटेलाइट, तो जैसे जैसे ये घूम रहा है वो ये भी सैटेलाइट भी घूम रहा है, ठीक है। तो भू स्थिर उपग्रह क्या है, एक ही देश के ऊपर चलते हैं, 24 घंटे इनका समय है और हाइट है इनकी 36,000 किलोमीटर, ठीक है। भू स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर वाली कक्षा में ही फिक्स रहते हैं। बाकी जो सैटेलाइट है उनकी कक्षा कहीं भी हो सकती है, 4,000, 3,000, 5,000, 6,000, 7,000। तो ज्यादा ग्रेविटी के फील्ड में होंगे तो उनकी स्पीड ज्यादा रहती है, फिर दूर रहते हैं तो कम रहती है, और इस वाले में 24 घंटे की कक्षा है, यानी कि धीरे धीरे वो घूमेगा। नेक्स्ट है, किसी द्रव की बूंद गोल होती है, या पानी की बूंदे गोल होना, वर्षा की बूंदे गोल होना, कौन सा पृष्ठ गुण है? तनाव। पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का गुण है ये। ठीक है, पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ही क्या है, गर्म खाना या गर्म सूप हमें ठंडे की अपेक्षा अच्छा लगता है, या कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े पानी में तैरते हैं, पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है। ठंडे पानी में तनाव ज्यादा होगा या गर्म पानी में? ठंडे में। ठंडे का तनाव ज्यादा होगा, ठीक है, और गर्मी से यानी कि पृष्ठ तनाव घटता है। तो एक कथन ये भी तुम्हें याद रखना है कि जब द्रव का ताप बढ़ाया जाता है, किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो पृष्ठ तनाव घटता है, ठीक है। ताप बढ़ेगा तनाव घटेगा, तो ये सिद्धांत है। ठीक है, जैसे साबुन, पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या है, कम हो जाएगा, है ना। और साबुन के या डिटर्जेंट के कण मैल को काट पाएंगे, उसमें बुलबुले बन पाएंगे। तुम नॉर्मल जब पानी से बुलबुले बनाते हो तो बनते ही नहीं है, या बनते ही फूट जाएगा एकदम। लेकिन जब पृष्ठ तनाव कम हो गया, तो जब पृष्ठ में तनाव कम है तभी वो बुलबुला ज्यादा देर टिक रहा है, तो डिटर्जेंट साबुन से बुलबुले बनते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक विज्ञान वाले पोर्शन के क्वेश्चन है तुम्हारे, और आज हम यहाँ तक थोड़े 2-3 और कर लेते हैं बस, फिर अब दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। बल का मात्रक क्या है? आवाज आ रही है? बल का मात्रक ये होता है न्यूटन, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आवाज आ रही है, बताओ जरा। जी सर, आ रही आ रही है ना, ठीक। तो हमने 2 राइटर भी बोले थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकर त्यायन, ठीक है। पहले इनके बारे में देख लेते हैं। इनका उपनाम क्या है? राहुल शंकर त्यायन। घुमक्कड़ कभी। राहुल शंकर त्यायन को महापंडित भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा रामोदर स्वामी भी इनका नाम है, याद रखना, और केदारनाथ पांडे, है ना।
तो रामोदर स्वामी, केदारनाथ पांडे और महापंडित, इनके ज्ञान के कारण उपाधि मिली। तो तीनों याद रखना। इनका जन्म कब हुआ? तो जो भी नई चीज मिलती है उसे नोट कर लो, बाकी तुम्हें पता ही है, पढ़ा हुआ है तुमने। हाँ, 1893 है, 1893, 9 अप्रैल को आजमगढ़ यूपी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 70 साल इनके जीवन काल रहा, यानी कि 1963 बंगाल में मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, फिर है साहित्य अकादमी कब दिया गया राहुल सांकृत्यायन जी को? 1958। 1958। मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया का इतिहास। और क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री ज्यादा लिखी है, भूमक्कड़ी शास्त्र, तो पूरी दुनिया में घूम घूम के इन्होंने यात्रा, उसको एक विधा का ही दर्जा दिलवा दिया, जो इन्हें बोला जाता है यात्रा साहित्य का जनक। वोल्गा से गंगा तक, ये कौन सी विधा में लिखा था? उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृतांत है, क्या है ये? यात्रा यात्रा वृत्तांत। नहीं, नाम से ये यात्रा लग रही, पर वोल्गा से गंगा इनकी कहानी है। ठीक है, सतमी के बच्चे, कनेला की कथा, ठीक है, इसमें तो कथा ही नाम आ गया, और बहुरंगी मधुपुरी, ये इनकी कहानियां है। जो इनके यात्रा वृत्तांत है उसमें यात्रा ही आएगा, जैसे लद्दाख यात्रा, ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र, तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ खंडों में। फिर इनकी आत्मकथा का नाम क्या था? आत्मकथा के नाम में भी यात्रा है, मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, फिर आ जाते हैं इनके उपन्यास। इनके उपन्यास है जैसे जीने के लिए, विस्मृत यात्री, मधुर स्वप्न, जय योधेय, सिंह सेनापति, सप्त सिंधु, ये हो गए। नेक्स्ट पूछा जाता है कि इन्होंने किसकी जीवनी लिखी है? कार्ल मार्क्स, स्टालिन। कार्ल मार्क्स, लेनिन और स्टालिन की। और इनके संस्मरण थे जैसे मेरे सहयोग के साथी, ठीक है, जिनका ये हो गया। अब है दूसरे राइटर में आ जाते हैं, हजारी प्रसाद जी का जन्म बताओ। 1960। 1907, ठीक है। महादेव वर्मा का भी जन्म था 1907, याद रखना। इनकी मृत्यु कब हुई है? 1979 में। कभी जोड़ा बना के या कथन बना के भी दे सकते हो। किस निबंध के लिए इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया 1973? ग्रुप सी में क्वेश्चन आ चुका है इनके नाम से, और सारी रचना इन्हीं की दी थी चारों। पूछा था किसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला? आलोक पर्व। आलोक पर्व के लिए मिला था। ठीक है, 1997 में डाक टिकट भी जारी हुआ इनके ऊपर। फिर है अशोक के फूल, किस विधा में लिखा है? निबंध। ये निबंध है, तो सबसे ज्यादा इन्होंने निबंध ही लिखे हैं, निबंध के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे कुटज, साहित्य सहचर, गतिशील चिंतन, विचार प्रवाह, कल्पतरु, ये सब। अनाम दास का पोथा, ये कौन सी विधा है? कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास। उपन्यास है ये। ठीक है, उपन्यास में याद रखना। अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेखा, पुनर्नवा, और क्या था, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा। हाँ, तो नाम उसमें आत्मकथा आ रहा है, तो ना तो वो आत्मकथा है ना कथा है, वो है उपन्यास। तो ये ऐसे क्वेश्चन में ही वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एक ढंग से याद नहीं है तो फिर तुक्का लगाते हैं, और तुक्के में हो जाता है काम खराब। तो हजारी प्रसाद के बारे में भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फिर कल फिर 2 राइटर और पूछे जाएंगे, है ना। तो आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। ठीक है, बहुत ही खास दिन। और आज जी मुख्य सर। अतिथि है, कौन से देश से आए मुख्य अतिथि आज? मिश्र। हाँ, मिस्र से आ रखे हैं मुख्य अतिथि। अब्दुल पटेल सीसी। हाँ, तो वहाँ पे वो भी हुआ था, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, है ना, शर्म अल शेख, मिस्र में हुआ था 2022। तो अब जो है संविधान हमने ये छोड़ा था, अनुच्छेद 24 तक किया था, अनुच्छेद 24, है ना, राज्य व्यवस्था में।
सर वॉइस कम आ रही है। अच्छा, एक मिनट, मुझे लग रहा है इनसे कम हो रही है। अब आ रही है क्या? आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ, ठीक। तो 24 में क्या था? अनुच्छेद 24 से आगे हम करेंगे, इसे बताओ लास्ट। सर वो बाल श्रम निषेध। हाँ, बाल श्रम निषेध किया गया था उसमें, कारखानों में खासकर, ठीक है। 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उन्हें कारखानों में निषेध किया गया काम करने के लिए। और 23 में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग आदि दुर्व्यापार। अब आ जाते हैं 25, ठीक है। 25 से 28 में क्या है? सर धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्तर की स्वतंत्रता दी गई है। 25 में सबसे पहले आएगा अंतःकरण धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब मेरी इच्छा है, मैं जैसे अपने धर्म को मानूं उसे एक्सेप्ट करूं, है ना। मैं जिस धर्म का हूँ उसके अनुरूप मैं आचरण कर सकता हूँ। जैसे सिख धर्म के लोग कृपाण धारण करते हैं, है ना, पगड़ी धारण करते हैं। मुस्लिम महिला बुर्का आदि पहनती है। जो भी है, कोई भी किसी भी धर्म का कुछ भी आचरण करे तो उसी को यहाँ से अधिकार मिला है। अब जैसे फ्रांस पहला देश है जिसने बुर्के पे प्रतिबंध लगाया था, है ना, यानी कि उनके यहाँ पे ये आर्टिकल नहीं होगा, या तो उन्होंने बदला होगा या होगा ही नहीं। तो जब तक हमारे यहाँ 25 चल रहा है तो ये चीजों पे हम नहीं बोल सकते। और लिखा भी है कि इसमें जो है मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती या नकारात्मक विधि नहीं बनाई जा सकती है, केवल मौलिक अधिकारों को बढ़ाया जा सकता है, ऐसी संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने व्यवस्था की है। ठीक है, फिर आते हैं 26। 26 में क्या होता है? धार्मिक कार्य प्रबंधन, है ना। तुम किसी भी रिलीजियस वर्क का अपना मैनेजमेंट कर सकते हो, कोई भी सभा करा सकते हो, जागरण करा सकते हो, है ना, सम्मेलन करा सकते हो, और वो धार्मिक भी हो सकता है पूरी तरह। फिर 27 में है धर्म की अभिवृद्धि हेतु क्या होगा? करों में छूट। इसका मतलब 27 अनुच्छेद यह उपबंधित करता है किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए खर्च किया जा रहा है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है, देखो 27 में इसमें बोला है कि कर लगाने के लिए मना किया है लेकिन शुल्क लगाने के लिए नहीं किया है ना। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? कर होता है बिना सेवा के जब अनिवार्य धर्म वसूलते, जैसे सरकार टैक्स लगा रही है ना। जैसे तुमने कोई मोबाइल खरीदा, तुम पे स्वच्छता कर लग गया। अब तुमने कुछ ऐसा काम तो किया ही नहीं कि तुम पे स्वच्छता कर लगे, पर तुम पे लग गया, तो वो तो टैक्स है। ठीक है। लेकिन जब किसी सेवा के बदले कुछ शुल्क लिया जाता है, जैसे कचरे वाली गाड़ी आ रही है घर घर, तो सरकार का उस पर खर्च भी हो रहा है, तो उसके बदले कुछ ले रहे हैं। अब वो टैक्स न होके एक शुल्क है वो, ठीक है, तो वो ले सकते हैं। 27 में ये लिखा है कि कर तो नहीं लेंगे, शुल्क ले सकते हैं। तो वो सेवा के बदले होगा, और वो बिना सेवा के कोई भी गवर्नमेंट कोई भी टैक्स ले सकती है। उसके जब भी राजस्व में कमी आएगी उसे बढ़ा सकती है। अब आ जाते हैं 28 में क्या है? 28 क्या बोलता है? राज्य धार्मिक पोषित। शिक्षा पर प्रतिबंध है। हाँ, और वो केवल उन संस्थानों में है जो राज्य वित्त से पोषित हो रहे हैं, यानी कि जिनको गवर्नमेंट एड दे रही है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है। सीधा सीधा कौन से स्कूल है जो राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और कोई प्राइवेट है, अब जैसे मैं अपना शुरू करूं तो मैं चाहे किसी के भी नाम से संस्कृत स्कूल शुरू कर दूं, है ना, कोई सा भी कर दूं, तो मैं धार्मिक शिक्षा भी दे सकता हूँ उसके अंदर। और लेकिन जैसे मैं कोई एनजीओ बना के या मैं सरकार से पैसा लेना स्टार्ट करूंगा, फिर वहां पे बंद करना पड़ेगा। ठीक है। 28 का ही 3 बोलता है कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन, है ना, मान लो कोई क्रिश्चियन स्कूल है,
ठीक है, और वो कोई सरकार से पैसा नहीं ले रहा है, तो वो क्रिश्चियन की अपने धर्म को बढ़ाने की जानकारी दे सकता है। लेकिन अगर वहाँ हिंदू मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो वो उनको जबरदस्ती नहीं करेंगे कि तुम भी ये वाले लेक्चर सुनो या इसको अपनाओ, है ना। तो 28 का 3 ये कंडीशन डाल दी। ठीक है, हो सकता है वो उसे वो छोड़ दे कि हमारे उसमें नहीं आता। अब आता है, ये तो हो गया 28 तक धर्म का हो गया। फिर धर्म के बाद क्या है, जो लास्ट इसमें आ जाता है 29-30 में क्या है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। हाँ, संस्कृति और शिक्षा के लिए कल्चर और एजुकेशन के बारे में आ रहा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अल्पसंख्यक वर्ग का हित का संरक्षण 29 करता है और उन्हें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की अनुमति देता है 30। तो कोई भी माइनॉरिटी वाले जो अपने इंस्टीट्यूट बना पाते हैं, है ना, स्पेशल, तो वो 30 के अंदर बना पा रहे। जैसे तुम देहरादून में देखोगे सेंट थॉमस, सेंट जोसेफ, है ना, कितने सारे, सेंट मैरी, कितने सारे तुम्हें वहाँ स्कूल मिल जाएंगे, क्रिश्चियन स्कूल। इसी तरह चाहे मुस्लिम है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, वो भी अपने कर सकते हैं। क्योंकि भारत में क्या है, हिंदू के अलावा सारे अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी। ऐसी उत्तराखंड में भी, है ना, हिंदू के अलावा सारे माइनॉरिटी में काउंट होते हैं। ठीक है, अब 30 और 29, 29 और 30 का थोड़ा सा अंतर क्या है। जो 29 में दिया था, प्रत्येक नागरिक भाषा, सांस्कृतिक और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करना है, तो जो 29 है वो केवल हमारे नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, और जो 30 है वो नागरिक और अनागरिक दोनों के लिए प्राप्त है। ठीक है ना, यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति भी आके यहाँ पे संस्था खोल सकता है, क्योंकि उससे हमारा तो फायदा ही हो रहा है ना। अब जैसे ये बड़े बड़े स्कूल्स हैं, तो यहाँ से कितने तुमने पढ़ा होगा, कितने नौसेना के अधिकारी वहां से निकले। तो जो कोई एजुकेशनल कुछ पर्पज से खोल रहा है तो उसमें तो हमारा बेनिफिट ही है। तो उसके लिए 30 वाले में नागरिक गैर नागरिक दोनों के लिए है, और 29 वाला केवल अपने नागरिकों के लिए हम करेंगे। जैसे हम ओबीसी को कुछ पैसा दे रहे हैं धर्म की वृद्धि के लिए, उसको अल्पसंख्यक वर्ग को। फिर आ जाता है लास्ट है संवैधानिक उपचार। ठीक है, इसमें है कि किसने कहा था हृदय और आत्मा उपचारों को। अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने ही हृदय और आत्मा बोला है। अच्छा, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उपचारों में आता है, रेमेडीज में, वो आते हैं हमारी अनुच्छेद 32 में रिट। ठीक है, 5 प्रकार के रिट, जिसे बहुत जरूरी है समझना। और इनके इंग्लिश नाम को भी याद रखना है, कई बार इंग्लिश के नाम का ही ऑप्शन दे दे रहे हैं, है ना। जैसे वो हमने भूगोल वाला क्वेश्चन बताया था कि ट्रोपोस्फेयर दे दिया था और क्षोभ मंडल नहीं लिखा, है ना। अब जिसने केवल हिंदी हिंदी पढ़ा है तो वो सोचेगा ये पता नहीं कौन सा वाला मंडल है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है हैबियस कॉर्पस रिट, सबसे महत्वपूर्ण। पांचों रिट में भी यही सबसे महत्वपूर्ण है। हैबियस कॉर्पस रिट का अर्थ होता है सशरीर उपस्थित किया जाए। ठीक है, मान लो मैं कोई पुलिस अधिकारी हूं और मैंने किसी से जाति दुश्मनी के कारण किसी को जबरन उठा के कहीं बंद करवा दिया, तो मेरे खिलाफ ये वाली रिट लग सकती है। ठीक है, और पटवारी परीक्षा में प्रश्न आया था ना कि ये वाली रिट कहाँ लग सकती है, तो दोनों में लगती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट में भी लगा सकते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट में। तो इस रिट का अर्थ यही होता है कि जिस व्यक्ति को तुमने गलत तरीके से निरुद्ध या बंदी बनाया है, उसको सशरीर उपस्थित किया जाए। तो सबसे महत्व फिर है परमादेश, मैंडामस बोलते हैं परमादेश रिट। ये क्या होता है कि हम आदेश देते हैं, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, अधिकारी, अपने अधीनस्थ कोई न्यायालय, ठीक है, उसको ये आदेश पारित किया जाता है कि वो सार्वजनिक कर्तव्य के, अगर कोई अपना कर्तव्य करने से मतलब मना कर रहा है ना, तो तब परमादेश जारी होगा। जो उसका काम है लेकिन उससे वो बच रहा है, टाल रहा है उसको, तो तब मैंडामस जारी करके उसे बोला जाएगा
ठीक है, सार्वजनिक कर्तव्य को करने से इनकार या उपेक्षा नहीं कर सकते। तीसरी युक्ति है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध लेख। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब होता है वैसे मना करना, रोकना। तो प्रतिषेध मतलब रोकना है, और ये रिट किसकी है? कोर्ट की रिट है। कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन तब जारी करते हैं अगर कोई अपने दायरे से बड़े फैसले सुनाने लगता है। जैसे कोई तहसील न्यायालय है, छोटा सा कोर्ट होती है, सबसे पहले तहसील के न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, एसडीएम कोर्ट में व्यक्ति को सबसे पहले जैसे पकड़े, और वहीं पे वो कोई बहुत बड़ा फैसला सुना दे कि इसको 15 साल सजा दे दो, इसको मृत्यु दंड वाला लिख दे, तो फिर हाई कोर्ट उसको प्रतिषेध लेख जारी करेगी कि आपने किस अधिकार से अपने दायरे से बाहर का फैसला सुनाया। तो वरिष्ठ न्यायालय छोटे न्यायालय या अर्ध न्यायालय को ये जारी करता है। फिर आता है क्रिटोरियर्स, क्रिटोरियरी यानी उत्प्रेषण। इसका अर्थ होता है पूर्णतः सूचित किया जाए। अधीनस्थ न्यायालय या ये भी उनके लिए है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो छोटे न्यायालय है उनके पास मामले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे यूपी में क्या है, 4-5 लाख केस चल ही रहे हैं अभी छोटे न्यायालय में, तो हाई कोर्ट उसको बोलेगा कि अपने अधीन के इतने मामले हमारे पास भेज दो, है ना। प्रतिषेध में तो मना कर रहा है कि अपने दायरे से बाहर के मत करो, और उत्प्रेषण में बोल रहा है हमारे साथ, प्रेषण से याद रखना है, प्रेषण होता है भेजना। ठीक है, तो उत्प्रेषण मतलब अपने पास जो एक्स्ट्रा मामले आ रहे हैं उसे हमारे पास भेज दो। तो ये दोनों, प्रतिषेध और उत्प्रेषण कोर्ट की है केवल। ठीक है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही बोल सकते हैं। और लास्ट क्या हो गया? अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा, इसमें होता है क्यों वारंटो, आप किस प्राधिकार से किसी पद पर काम कर रहे हैं, तो ये पूछा जाता है ना। जैसे कोई एसडीएम डीएम की अनुपस्थिति में और बिना डीएम के अधिकार के, मतलब डीएम ने कोई अथॉरिटी नहीं देके गए आपको, लेकिन आपने डीएम के जो फैसले हैं वो लेने शुरू कर दिए और उनको लागू करवाने लगे, तो फिर प्यो वारंटो रिट जारी होगी कि आप किस अधिकार से उस पद के फैसले ले रहे हो जिसका आपका अधिकार नहीं है ना। क्योंकि हर पद की अपनी लिमिट है। जैसे प्रिंसिपल की लिमिट ज्यादा होगी, वाइस प्रिंसिपल की कम है फैसला लेने की, फाइनेंशियल भी सब कुछ। तो ये 5 रेट होगी, सबसे महत्वपूर्ण यही है, और इन्हीं को बोलते हैं, है ना, आत्मा। हाई कोर्ट जो रिट ये जारी करती है वो कौन सा आर्टिकल है? मूल अधिकारों को 226। लागू कराने के लिए अगर रिट जारी करेगा हाईकोर्ट तो 226 है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के लिए है, ये जो हम 32 पढ़ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए ही मुख्यतः है। ठीक है, हालांकि ये सब रिट का अधिकार हाईकोर्ट को भी है, पर वो अलग आर्टिकल में। तो यूकेपीएससी क्या है, ज्यादातर कोई भी आयोग है डीप क्वेश्चन ही बनाता है। क्योंकि अगर वहां पे देखो आर्टिकल के साथ दे दिया कि अनुच्छेद 32 या 32 का 1 आपको किस न्यायालय में रिट डालने का अधिकार देता है, तब तो केवल सुप्रीम आएगा, क्योंकि वहां पे अनुच्छेद 1 ही दिया उन्होंने। जब बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट लगती है, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि निरुद्ध किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष रहना, उपस्थित रहना जरूरी है या नहीं है। तो एक केस दर्ज हुआ था कालू सान्याल बनाम दार्जिलिंग, है ना, दार्जिलिंग के डीएम के साथ, और कालू सान्याल ने किया था। तो इसमें क्या है, आवश्यक नहीं है ये, है ना, क्योंकि अगर वो उपस्थिति हो सकता तो फिर ये रिट क्यों जारी करनी पड़ती किसी को। अगर मुझे जानकारी है कि मेरे किसी दोस्त को गलत तरीके से कहीं बंद कर रखा है पर मुझे जगह नहीं मालूम, तो मैंने रिट तो जारी कर दी, अब उसे उपस्थित कैसे करवाएं, है ना। अगर हमें पता ही होता फिर हम रिट क्यों कर लगाते। तो जरूरी नहीं है कि उसको तत्काल न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाए, तो बिना उसके भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, अब जैसे 33 आ जाता है, आर्टिकल 33। ठीक है, आर्टिकल 33 आ रहा है इसमें। संविधान
के भाग 3 के अपवाद के सब उल्लेख इसके अंदर आ जाते हैं। संसद को यह शक्ति प्रदान है कि विशिष्ट वर्ग के संबंध में मूल अधिकारों को निर्बंधित कर कानून बना सकती है। ठीक है, तो जो बहुत सारे पावर्स दी गई है ना मूल अधिकारों के द्वारा, उन पे यहाँ पे निर्बंधन लगाया जाएगा, लिमिटेड किया जाएगा उनको। अब निर्बंधन कैसे कर सकते हैं? जैसे सशस्त्र बलों के लिए, जैसे तुमने देखा होगा कि आर्मी के लिए बहुत सारे मूल अधिकार कम होते हैं। जब उनकी ट्रेनिंग चलती है, उनसे कोई व्यक्ति बाहर के मिल नहीं सकते, है ना। जब तक सेना जैसा चाहेगी वैसे उनके साथ व्यवहार करेगी। तो संसद विधि बना के ऐसा कर सकती है। सेना के मौलिक अधिकारों में, है ना, पूछा जाता है कटौती कौन कर सकता है, तो संसद। कोई भी अधिकार कटौती कैसे होगा? कानून बना के, और कानून बना सकती है केवल संसद। विधि निर्माण है, तो वो याद रखेंगे। आर्टिकल 34 आता है कि जब किसी राज्य क्षेत्र में या देश में सेना विधि लागू हो, सेना विधि बोलते हैं मार्शल लॉ। जब सामान्य शासन के हाथ से सत्ता के भरोसा नहीं रहता, जैसे हम राज्य में तंत्र फेल हो जाता है तो हम राष्ट्रपति शासन लगा दिया, है ना। देश में ऐसी स्थिति होगी कि सरकार पे भी भरोसा नहीं है या वो फेल हो चुकी है, तो मार्शल लॉ लग जाता है पूरी कंट्री में। तो 34 के अंदर यही है, बस मार्शल लॉ याद रखना है। ठीक है, सेना विधि। फिर आ गया 35। ये अनुच्छेद 35 में क्या है? संसद से अपेक्षा की जाती है कि वह भाग 3 के अंतर्गत जो भी अपराध घोषित किए गए हैं, ठीक है, भाग 3 में जैसे बोला है कि भाई छुआछूत नहीं करनी है ना। अब ये तो बोल दिया 17 में कि छुआछूत नहीं करनी है, पर कोई करेगा तब क्या करे? तो 35 में बोला है कि उसके लिए दंड की व्यवस्था करो। तो 35 उसके लिए क्या बनाएगा? दंड के लिए विधि बनाएगा, है ना, जहां जहां क्राइम होगा। अब जैसे 23 में कहा है कि दुर्व्यापार नहीं करना है, पर कर दिया तो फिर उसके लिए भी विधि बनेगी कि कोई व्यक्ति ऐसा करे तो उसे कितने साल की सजा मिले। तो 35 बनाता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था। तो यहां तक हमारा क्या होता है? मौलिक अधिकार है। तो हमारा ये समाप्त हो चुका है 12 से 35। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि आर्टिकल 25 में जो हिंदू शब्द है उसमें क्या क्या आता है हिंदू में? देखो, हिंदू में हिंदू तो आते ही है, उसके अलावा सिख, जैन और बौद्ध भी आते हैं। तो ये चारों याद रखना है। ठीक है, ये हमसे ही निकले हैं, क्योंकि जी सर। सिख, बौद्ध, जैन, तो ये सभी आते हैं। इसके अलावा जैसे यहूदी, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, ये आएंगे ऑप्शन, तो ये उसमें लिख देना ये नहीं है ना। तो ये याद रखना है। आर्टिकल 25 के हिंदू की परिभाषा के अंदर इसको भी लिया गया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है, थोड़ा सा बता देते हैं, इसको हम करेंगे बाद में। ठीक है, भाग 4 जो है क्या है वो? डीपीएसपी। हाँ, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। और इसी के अंदर हमारा 4 क में मूल कर्तव्य भी आ जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व, इन्हें हम शॉर्ट में डीपीएसपी ही बोलते हैं और यही बोलेंगे। केटी शाह ने एक कथन दिया था इनके बारे में। क्या बोला था केटी शाह ने? यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, डीपीएसपी को जी बोला सर। था। जी सर, है ना। यानी बैंक जब चाहेगा, अब जैसे तुमने 10,000 रुपए का चेक लगाया, पर बैंक ने बोल दिया कि अभी नहीं दे रहे हैं, बैंक अपनी सुविधा से देगा, जरूरत तुम्हें है। तो ऐसी हमारे नीति निर्देशक तत्व है ना। जैसे कि उसमें लिखा था, देखो आर्टिकल 43 में कि कर्मकारों के लिए मजदूरी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन नहीं किया हमने। तो 2006 में नरेगा योजना आई, तब किया। तो जब बैंक ने चाहा, बैंक मतलब सरकार ने चाहा तो कर दिया, नहीं चाहती तो नहीं करती। तो केटी शाह ने इसलिए बोला। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है, महत्वपूर्ण तो पूरे हैं। बस भाग 3 और 4 का अंतर वही है कि 3 को तो न्यायालय द्वारा लागू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से। 4 के लिए हम कोर्ट भी जा सकते हैं कि हमें 36 का लाभ नहीं मिल रहा, 37 का नहीं मिल रहा, 42 का नहीं मिल रहा, है ना, ये 44 नहीं मिल रहा, कॉमन सिविल कोड,
पंचायती राज नहीं मिल रहा, इसके लिए हम जा नहीं सकते, बस ये है। यानी न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं है, ये सरकार यानी राज्य की इच्छा पर है पूरी तरह, है ना। तो इसका टॉपिक को हम लेंगे, इसके जो 36 से 51 आर्टिकल है ना, उसके तुम अनुसरण में तो पढ़ ही लेते हो, एक एक लाइन में दे ही रखा है, और उसकी जो नहीं दे रखा है या कथन वगैरह होते हैं वो मैं यहाँ से बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। यूनिक की बुक है, एक जी तो सर। इलाहाबाद वाली यूनिक की बुक है, दूसरी परीक्षा वाली राज्य व्यवस्था है, उनसे आ जाते हैं थोड़ा कथन वगैरह के क्वेश्चन कभी दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो बस समय होने वाला है, 2-4 मिनट बस पूछ लेता हूँ कुछ क्वेश्चन और। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? कि तमिलनाडु की है वीरा लक्ष्मी, है ना? पहली एम्बुलेंस ड्राइवर है भारत में वीरा लक्ष्मी। और एक महिला है जिनका, उत्तराखंड की महिला है जिन्होंने उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले पहुंची थी। रीना कौशल। नहीं, ये वो थी फर्तियाल, विनीता फर्तियाल। कल भी हमने क्वेश्चन डाला था, क्या था वो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे, है ना, महिला। अच्छा, फिर है अंडमान निकोबार जो है उसका, वो किस हाई कोर्ट के अधीन है? अंडमान निकोबार गुवाहाटी। कौन सा है? गुवाहाटी तो असम में हो गया, वो तो सेवन सिस्टर वालों का है, सर केरल। ठीक है। हाँ, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा के अपने हैं, जो बचे उनका है गुवाहाटी। और ये किसका है? अंडमान निकोबार का कहाँ है? केरल का। लक्षद्वीप का है, केरल में लक्षद्वीप का वहां पड़ता है एर्नाकुलम, जहाँ केरल का है अपना, है ना। तो अंडमान निकोबार वाला याद रखना, इसका है कलकत्ता, है ना। हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो तुम देखोगे तो वो बंगाल की खाड़ी में ही है, तो वो वाला वहां से पास पड़ेगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34। 34 है। और प्रारंभ में कितनी थी? तो मूल 34। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय, उस समय 8 थी। 8। 1 + 7 थे, अब 33 + 1 हो गए, ठीक है। तो आज जी का सर। सेशन हम यहीं पे करेंगे, और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपको। धन्यवाद। चलो, तो आज की क्लास यही करते हैं, बाकी ग्रुप में तुम्हें बताया जाएगा कल के लिए क्या क्या होगा। जी सर।